मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह आज विज्ञान में अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए हम देखें मानव नेत्र के बारे में, जिसके भाग चित्र में मैंने अंकित किए हैं। तो सबसे पहले देखें तो स्वच्छ मंडल, जिसे कि हम कॉर्निया कहते हैं, ये स्वच्छ मंडल है और उसे कॉर्निया कहते हैं। परितारिका आप देख रहे हैं, यहाँ पर परितारिका चित्र में दर्शाई गई है। पुतली आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो भाग है ये पुतली कहलाता है। इसके बाद नेत्रोद, नेत्रोद जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद काचाभ द्रव, काचाभ द्रव इस आँख के गोले के अंदर, नेत्र के गोले में भरा होता है। इसके बाद हम देखें दृक तंत्रिका, ये दृक तंत्रिका है जो जहाँ से तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क तक जाती है। फिर देखें तो दृष्टि पटल, ये दृष्टि पटल है सबसे अंदर की परत, जिसे हम रेटिना भी कह सकते हैं और जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्रिस्टलीय लेंस देखें तो ये जो उत्तल लेंस जैसा आकार जो नेत्र में है उसे हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। फिर पक्षमाभी पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ आप देख रहे हैं कि ये पक्षमाभी पेशियाँ इसके आसपास जो क्रिस्टलीय लेंस है उसके ऊपर और नीचे की तरफ पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं। तो अब एक एक करके हम सभी भागों को ध्यान से समझें। तो रेटिना या दृष्टि पटल, आपने अभी चित्र में देखा कि रेटिना या ये दृष्टि पटल जो यहाँ दर्शाया गया है, इस रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखें तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है। ये जो नेत्र गोलक चित्र में दिख रहा है, इसका व्यास 2.3 सेमी होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल के बाहरी पट में जैसे ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, उनका अपवर्तन होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। सादी भाषा में हम समझें तो ये क्रिस्टलीय लेंस जितनी दूरी पर कोई वस्तु रही होती है उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही पड़े, इसके लिए आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी तय करने के लिए ये क्रिस्टलीय लेंस पतला या मोटा बनता है। आगे हम देखें तो परितारिका ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब कि बाहर से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पुतली की साइज को छोटी या बड़ी बनाता है। इसके बाद देखें तो अभिनेत्र लेंस ये रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद देखें
तो दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं, इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। यहाँ दृष्टि पटल में आपने देखा तो यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे विद्युत सिग्नल में बदलती हैं। इसके बाद ये विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका द्वारा विद्युत सिग्नल मस्तिष्क में पहुंचते हैं। आपने देखा यहाँ रेटिना से जुड़ी हुई दृक तंत्रिकाएं हैं जो रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल बनता है उसे वो मस्तिष्क तक ले जाती है। और दृक तंत्रिका जब मस्तिष्क में दृष्टि का विद्युत सिग्नल ले जाती है, वहाँ उसका अर्धघटन होता है और उसके अनुसार वह प्रतिबिंब हमें वस्तु के अनुसार दिखता है। तो इस तरह ये नेत्र लेंस के बारे में हमने देखा। इसके आगे चलकर नेत्र लेंस के बाद आता है समंजन। समंजन अर्थात क्या? तो आवश्यकता के अनुसार हमने अभी देखा कि अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब ये अभिनेत्र लेंस मोटा या पतला बनता है जिससे वह वस्तु हमें स्पष्ट रेटिना पर दिखती है। तो समंजन अर्थात आवश्यकता के अनुसार अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता जो रखता है उसे समंजन कहते हैं, जिससे निकट एवं दूर की वस्तु सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो ये समंजन क्षमता हुई। इसके बाद आता है एक शब्द जो है अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी यानी वह न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी जिस पर रखी हुई कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट यानी सुस्पष्ट देख सकें, तो उसे सुस्पष्ट दर्शन को जो अल्पतम दूरी कहते हैं। यानी वस्तु हमें बिना किसी तनाव के जितनी दूरी से हम देख सकें उस दूरी को अल्पतम दूरी कहते हैं। और इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। तो निकट बिंदु समझने के बाद हम देखेंगे सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए ये निकट बिंदु की आँखों से दूरी 25 सेमी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 25 सेमी दूरी पर रखी हुई वस्तु यदि तरुण वयस्क यानी तंदुरुस्त वयस्क आदमी 25 सेमी दूरी पर रही हुई वस्तु बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है। इसी तरह दूरतम बिंदु, तो दूरतम बिंदु को हम समझें तो दूर के जिस अंतर तक आँख वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है उस दूरी को दूरतम बिंदु कहते हैं। यानी हम वस्तुओं को देखें और जितनी दूरी तक की वस्तु आँख को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े उस दूरी को दूरतम बिंदु कहते हैं। और दूरतम बिंदु अनंत दूरी होती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसके आगे देखें तो जहाँ नेत्र की रचना समझी, उसके कार्य समझे, तो अब कई कारणों से नेत्र के अंदर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और उस दोष का संशोधन यानी निवारण भी किया जाता है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आँख के अंदर सबसे पहला दृष्टि दोष उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया अंग्रेजी में कहते हैं।
निकट दृष्टि दोष, जिसके अंदर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती बच्चों, और निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, पर दूर रखी हुई वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते। तो अब आप समझ गए कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में दूर रखी हुई वस्तुएं नेत्र के अंदर किसी कमी के कारण हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसका कारण एक ही है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, उसका अधिक मोटा बनना ये या पतला बनना, ये कमियां आती हैं। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाने पर या नेत्र गोलक के लंबे हो जाने पर ये समस्या उत्पन्न होती है। अक्सर जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का ऐनक यानी कि चश्मा बनाकर पहनाया जाए तो विद्यार्थी दूर बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट देख सकता है। तो और इस दोष की संशोधन अपसारी लेंस से हम दूर कर सकते हैं। आप चित्र में देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में जब बाहर वस्तु से प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं और नेत्र गोलक से यानी कि लेंस से, अभिनेत्र लेंस से गुजरकर जो पर्दे पर केंद्रित होनी चाहिए उसकी जगह रेटिना यानी कि पर्दा यानी कि दृष्टिपटल वहाँ पर केंद्रित होने से पहले ही केंद्रित हो जाती है। यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, उसकी जगह पहले ही बन गया, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है और उसके विद्युत सिग्नल रेटिना पर उत्पन्न होते नहीं हैं। अब आप देखेंगे कि जब आँख के आगे यानी कि नेत्र के आगे अवतल लेंस लगा दिया, उसका ऐनक लगा दिया, तो उसके कारण अब आप देख रहे हैं कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करके रेटिना पर केंद्रित होती हैं और सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे वे विद्युत सिग्नल में बदलकर दृक चेताओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। तो अब आप समझ गए ये नेत्र युक्त जो नेत्र है वो निकट दृष्टि दोष युक्त है, जबकि यहाँ पर हमने अवतल लेंस लगा दिया तो संशोधन हो जाने से वह वस्तु स्पष्ट दिखती है। अब दूसरा दृष्टि दोष देखें तो वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि कई बार माँ जब सुई में धागा पिरो रही होती है तो उसे स्पष्ट रूप से छेद दिखता नहीं है और वह आराम से धागा नहीं पिरो सकती। तो उसका कारण दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है। इसका कारण देखें तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दोनों कारणों से हाइपरमेट्रोपिया का रोग उत्पन्न होता है। अब इसका संशोधन देखें तो उत्तल लेंस के ऐनक पहनने से ये दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आप चित्र के अंदर देखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जब नेत्र होती है तब उसमें वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो रेटिना पर यानी कि दृष्टिपटल पर केंद्रित होकर प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसके स्थान पर आप देख रहे हैं
कि नेत्रपटल के पीछे जाकर वे किरणें केंद्रित होती हैं और नेत्रपटल यानी कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जिससे नज़दीक की रही हुई वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है। और अक्सर ये बड़ी उम्र के लोगों को होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि इस दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए हम नेत्र के आगे उत्तल लेंस का ऐनक पहन लें तो आप देखेंगे कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करके ठीक नेत्र पटल पर यानी कि दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिससे यह दोष दूर हो जाता है। इसके बाद तीसरा दोष देखें तो जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता को अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। बड़ी उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऐनक के बिना यानी कि चश्मे के बिना निकट की वस्तु आराम से सुस्पष्ट नहीं दिखती है, उसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसका कारण है पक्षमाभि पेशियों का दुर्बल होना या क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण यह जरा दूरदृष्टिता की कमी हमारे नेत्र में आती है। इसका संशोधन करने के लिए संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं अथवा शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के द्वारा हस्तक्षेप करके हम द्विफोकसी लेंस बायोफोकल लेंस पहनकर हम इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और आगे आके हम देखें तो यहाँ पर एक सवाल दिया है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो यह है अवतल लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u बराबर हम अनंत दूरी लेंगे तो ऋण अनंत के लिए इन्फिनेटिव का ये चिन्ह लगाएंगे। v बराबर यानी प्रतिबिंब दूरी माइनस 1.2 मीटर और फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। सूत्र में कीमतें रखी तो 1/f बराबर हम जानते हैं कि 1/इन्फिनेटिव की कीमत 0 होती है और माइनस प्लस माइनस 1.2 तो 1/f बराबर माइनस 1.2 आता है 1/1.2। तो फोकस दूरी आएगी माइनस 1.2 मीटर। और इस तरह हम पावर का सूत्र लगाएं तो P बराबर 1/f सूत्र होता है यानी कि माइनस 1.2 जिसे दशमलव में बदलने पर माइनस 0.83 डायोप्टर। आप जानते हैं कि पावर का मात्रक डायोप्टर होता है। जो आँख के डॉक्टर होते हैं वो हमें इसी तरह गणना करके कौन से माप का डायोप्टर का कौन से पावर का लेंस पहनना चाहिए ये इस तरह गणना करके निकालते हैं। आगे हम देखें तो अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थियों को शाम पट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका संशोधन बताइए। तो हमने अभी जब दृष्टि दोष देखे थे तो मैंने बताया था कि जो विद्यार्थी होते हैं कम उम्र के, उनको जो बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसका कारण हमने देखा था मायोपिया या लघु दृष्टि दोष। और इसके संशोधन के रूप में हमने देखा था कि अवतल लेंस पहनना चाहिए।
इसके बाद आता है मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु कभी कभी अधिक आयु के यानी कि बड़ी उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, जिसे मोतिया बिंदु कहते हैं, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, यानी कि दृष्टि खो देता है। तो इसके लिए संशोधन समय रहते नेत्र में मोतिया बिंदु की जांच करवाकर शल्य यानी कि ऑपरेशन करवाकर मोतिया बिंदु की कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने नेत्र की रचना पढ़ी, नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष पढ़े और कुछ सवाल देखा और प्रश्नों को समझा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम कुछ जानकारी देखें तो 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार मिलाकर प्रिज्म में कुल 5 पृष्ठ सतह होती है। कांच के त्रिभुज प्रिज्म में होते हैं। कांच के त्रिभुज प्रिज्म में आकार के होते हैं। 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म के अंदर हमने उसके जो कोण बनते हैं वो और उसकी कुल कितनी सतह होती है, तो 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। इस तरह कुल 5 पृष्ठ प्रिज्म में होते हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म उसे हम कहते हैं। अब आगे देखें तो कांच के त्रिभुज प्रिज्म द्वारा यानी त्रिभुजाकार के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन हम लोग करेंगे। साधन देखें तो ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़, आलपीने, कंपास और कांच का त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये साधन लेने के बाद हम लोग पद्धति और चित्र की रचना क्रियाकलाप 11.1 जो कि किताब में पेज नंबर 213 पर दिया है, उसे हम समझने का प्रयत्न करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये त्रिभुजाकार प्रिज्म रखा है और यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है, उसमें पद्धति देखें तो एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाएंगे। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर सफ़ेद कागज़ रख के चारों किनारों पर ड्राइंग पिन गाड़ देंगे कि जिससे कागज़ हिले नहीं। इस शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखेंगे कि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार पर बन जाए, यानी आधार पर त्रिभुजाकार फलक रखनी है और पेंसिल से हम उस प्रिज्म की सीमा रेखा खींचेंगे। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा PE खींचेंगे। आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म की सीमांकन रेखा त्रिभुज ABC बन रही है। इसके ऊपर प्रिज्म रखा हुआ है। अब इसकी AB सतह पर एक तिरछी प्रकाश की किरण PE हमने आपात की।
जो हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद रेखा पीई पर दो पिनें बिंदु पी तथा क्यू पर गाड़ी है। पी रेखा पर दो आल्पिन ली, जिसे एक आल्पिन को पी बिंदु पर और दूसरी आल्पिन को क्यू बिंदु पर गाड़ी, जैसा कि आकृति में दर्शाया है, और फलक एसी की ओर से पी तथा क्यू पिनों के प्रतिबिंबों को देखेंगे। कहने का मतलब ये पी स्थान है, ये क्यू स्थान है, दोनों स्थान पर एक एक आल्पिन गाड़ी। और अब प्रिज्म की दूसरी जो सतह है एसी, वहाँ से हम इस पी और क्यू स्थान पर रखी हुई आल्पिन को उसका प्रतिबिंब देखा, और आर और एस स्थान पर हमने जहाँ पी और क्यू स्थान पर गाड़ी गई, पिनों के प्रतिबिंब को देखकर आर और एस स्थान पर दूसरी दो आल्पिनें गाड़ी। इस तरह हम देख रहे हैं कि पी प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु ई पर मिलती है। इस प्रकार आर तथा एस को एक रेखा से जोड़ा और इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि प्रिज्म के फलक एसी में एफ पर मिले, और हम पहले ही देख चुके हैं कि पिन पी और तथा क्यू को मिलाने वाली रेखा फलक ए बी में से ई पर मिलती है तथा ई तथा एफ को जोड़ देंगे। प्रिज्मों के अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर अभिलंब खींचा, और हम देखेंगे कि आकृति में दर्शाए अनुसार आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा निर्गत कोण ई प्राप्त होता है। अब आप देख रहे हैं आकृति के अंदर कि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म की त्रिभुज सतह है, जिसे हमने कागज पर अंकित की है। पी क्यू एक आपतित किरण है, जिसके द्वारा ई बिंदु से किरण प्रवेश करती है, और दूसरी ओर से एसी सतह पर से जब हमने पी और क्यू पर गाड़ी गई, पिनों के प्रतिबिंब देखकर हमने दो आल्पिन और गाड़ी, तो वो आर और एस बिंदु मिले। अब आर और एस बिंदु को इस तरह आगे खींचा कि वो पृष्ठ की सतह एसी पर एफ बिंदु पर मिले। इसके बाद हमने ई और एफ को जोड़ दिया। अब ई बिंदु पर एक अभिलंब खींचा और एफ बिंदु पर दूसरा अभिलंब खींचा, और इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर पी आपात किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है, ई से लेकर एफ तक की जो किरण है वो अपवर्तित किरण है, और एफ एस निर्गत किरण है। एफ से एस की तरफ जो किरण जा रही है वो निर्गत किरण है। कोण ए प्रिज्म कोण है, कोण आई अपवर्तन कोण आकृति में दिख रहा है, आपतन कोण है। कोण आई आपतन कोण है, कोण आर अपवर्तन कोण है जो आप यहाँ देख रहे हैं, निर्गत कोण ई है, और विचलन कोण डी बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये विचलन कोण डी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ये प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन देखा। अब निरीक्षण देखें। प्रेक्षण देखें तो निरीक्षण ए बी सतह के बिंदु ई पर प्रथम अपवर्तन होता है।
आपतित किरण पीई यह ई बिंदु से हवा में से कांच में प्रवेश की। आपने देखा कि ए बी सतह के अंदर की तरफ कांच का माध्यम शुरू हुआ, तब अभिलंब एन डैश की ओर मुड़ जाती है। जो प्रकाश की किरण हमने देखा था यहाँ से जो प्रवेश की ये अभिलंब है, तो ये आपतित किरण जब अपवर्तित होती है ईएफ की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ये अभिलंब की तरफ झुक गई। आगे देखें, दूसरी सतह पर एसी सतह के बिंदु एफ पर दूसरी बार अपवर्तन होता है। जब ईएफ किरण आप देखेंगे एसी सतह पर पहुंची और वहां से जब बाहर निकलती है, तब कांच के माध्यम से हवा के माध्यम में किरण एफएस आई और वो अभिलंब एम डैश से दूर हटती हुई जा रही है। तो ये दूसरी बार अपवर्तन हुआ और ए बी सतह पर अपवर्तन कोण आर यह आपत कोण आई से छोटा होता है, परंतु एसी सतह पर अपवर्तन कोण ई यह आपात कोण ई एफ एम से बड़े हैं। कोण एच जी एस को डी कोण यानी कि विचलन कोण कहते हैं। तो अब इसका निष्कर्ष देखें, इसका परिणाम देखें, तो विचलन मूल्य शून्य नहीं होता तथा प्रकाश का किरण 2 बार प्रिज्म में अपवर्तित होता है। यह निष्कर्ष हम लिखेंगे। इसके बाद आगे देखें तो अब अगले मुद्दे आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि मुख्य मुद्दा है प्रकाश का विक्षेपण, जिसे सादी भाषा में हम कहें तो प्रकाश का विभाजन। अब स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब प्रिज्म की किसी एक सतह से सूर्य प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ बाहर निकलती हैं, तब उनका 7 रंगों में विभाजन हो जाता है और हमें वो 7 वर्णों का बैंड दिखता है। उसे हम स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण देखें तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। अवयवी वर्ण मतलब घटक रंग। सूर्य प्रकाश के हम जानते हैं 7 अवयवी वर्ण है, यानी 7 घटक रंगों में उसका विभाजन होता है। आगे देखें तो प्रकाश के वर्णीय घटक क्रम में हम लिखें तो एक अंग्रेजी शब्द बनता है विबग्योर। वी फॉर वायोलेट यानी बैंगनी रंग, आई फॉर इंडिगो जिसे जामुनी रंग, बी फॉर ब्लू जिसे नीला रंग कहते हैं, जी फॉर ग्रीन जिसे हरा रंग कहते हैं, वाई फॉर येलो जिसे पीला रंग कहते हैं, ओ फॉर ऑरेंज जिसे नारंगी रंग कहते हैं, और सबसे अंत में आर फॉर रेड जिसे लाल रंग कहते हैं। तो इसे क्रम से याद रखने के लिए विबग्योर कहते हैं। इसके आगे हम देखें तो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से विक्षेपण तथा वर्णीय घटक के विचलन का अध्ययन हम करेंगे। किताब के अंदर 11.5 नंबर का जो चित्र है, क्रियाकलाप 11.2, 214 पेज पर इसमें पद्धति दी हुई है, जो हम देखें और समझें।
आप आकृति में देख रहे हैं क्रियाकलाप गत्ते की एक मोटी शीट ली और इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिर्री बनाई। पतली झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दिया। इससे श्वेत प्रकाश का पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। अब कांच का एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म आकृति में दर्शाए अनुसार झिर्री से प्रकाश को उसके एक फलक पर डाला। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रिज्म है, इसके एक फलक पर झिर्री के द्वारा श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है और दूसरी सतह से बाहर निकलता है। प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाया कि जिससे बाहर निकलने वाले प्रकाश के पास रखे किसी पर्दे पर उसके घटक वर्ण दिखाई पड़े। अब वर्णों की एक आकर्षक पट्टी दिखती है जो हमें चित्र में दिख रही है, और उसका क्रम देखें तो विब ग्योर मैंने कहा था, वी से लेके आर तक के सारे घटक रंग इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह आगे हम देखें तो इसका निरीक्षण हमने किया तो मालूम चला कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से पसार होता है तो 7 घटक रंग में विभाजित होता है। फिर से श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से जब पसार होता है तो 7 घटक वर्ण यानी रंग में विभाजित होता है, और उसका क्रम हमने देखा है विब ग्योर। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। आप आकृति में भी देख सकते हैं कि बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म में नीचे तक झुका हुआ है, जबकि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुका हुआ है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इसके बाद आगे देखें तो निष्कर्ष मिलता है कि श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों का बना है। भिन्न भिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न है। अब श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, श्वेत रंग के प्रकाश का पुनर्योजन हम समझें तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। दूसरे समान प्रिज्म से स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभाजित करने का प्रयत्न किया, किंतु सफलता मिली नहीं। हमने देखा अभी कि प्रिज्म पर से जब श्वेत प्रकाश आपात करके हम उसमें से बाहर दूसरे फलक पर 7 रंगों को प्रकाश के हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूटन ने उसे और अधिक विभाजन करने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। परंतु फिर उन्होंने 2 सम प्रिज्मों को इस तरह समायोजित किया कि दूसरे प्रिज्म से वे 7 घटक रंग जब प्रिज्म में से पसार होकर दूसरी सतह से बाहर निकलते हैं तो फिर से एक श्वेत प्रकाश के रूप में पर्दे पर हमें प्राप्त होते हैं, और वह श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का इस तरह न्यूटन ने पुनर्योजन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ में जो भी मुद्दे देखे, नेत्र का, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन और फिर प्रकाश का विक्षेपण,
इसे अच्छी तरह आप तैयार करें। अब इसके आगे के मुद्दे हम अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।